लेकिन वो आपको रुला के जाते हैं। ऐसा ही कुछ रतन टाटा ने अपने जीवन में करके दिखाया। एक ऐसी शख्सियत जिसके अंदर कई शख्सियत छुपी हुई थी, उन्होंने जब पाया तो देश का सबसे बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, और जब देने पे आए तो देश के सबसे बड़े दानवीर के तौर पर वो खड़े हो गए। उन्होंने जब प्रूव किया, साहस दिखाया, तो ऐसा साहस दिखाया कि विदेशों में जाके उन्हीं की कंपनियों को खरीद लिया और भारत का परचम लहराया। और जब खड़ा करने पे आए तो देश की सबसे महंगी कार और देश की सबसे सस्ती कार उन्होंने ही बना के दिखा दिया। जब वो अपने एम्प्लॉयज से मिलते हैं तो 84 साल के रतन टाटा कई बार मुंबई से पुणे तक ट्रैवल कर जाते हैं, क्योंकि उनके कान में खबर आई कि उनका एक एम्प्लॉय पिछले 2 साल से बीमार है। जब ऐसी कुछ चीज़ें सुनने को और जिस शख्सियत के बारे में जानने को मिलती हैं तो आपका सिर वैसे ही झुक जाएगा। कई लोगों ने उनसे पूछा कि आप महान बिजनेसमैन हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उन्होंने बोला कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, इसलिए मैं उस रेस में नहीं हूँ कि जहाँ पे नंबर 1 या नंबर 2 बनूँ। मैं एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मेरे को इंडस्ट्री खड़ी करनी आती है, बनानी और चलानी आती है। सरकार ने कहा कि आप भारत रत्न ले लीजिए, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने पद्म विभूषण लिया, उन्होंने इससे पहले कई उनको अवार्ड से नवाजा गया। महाराष्ट्र सरकार ने भी उनको अपना सबसे बड़ा स्टेट अवार्ड उनको दिया, लेकिन कई बार वो अवार्ड से परे हो जाते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, देश के गणमान्य व्यक्ति उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। देश के होम मिनिस्टर अमित शाह को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, मुख्यमंत्री नतमस्तक हुए खड़े हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स आप अपनी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, आशीष शेलार को भी अपनी तस्वीरों में आपने देखा होगा, और इसके अलावा कुछ और गणमान्य व्यक्ति पहले ही उनको श्रद्धा सुमन दे चुके हैं। जब इस तरह की महान शख्सियत जाती हैं और भले ही शरीर से आपसे अलग हो जाती है, लेकिन उनके विचार और उनकी भावनाएं, उनका समर्पण और उनका की गई मेहनत आपके दिलों में हमेशा हमेशा याद रहेंगी। जब भी बिजनेस जगत की बात होगी, बड़े टाइकून्स की बात होगी, तो रतन टाटा कोहिनूर की तरह चमकते रहेंगे। जब भी इस तरह की बात होगी, कोई बच्चा पढ़ रहा होगा इंस्टीट्यूट में या किसी बच्चे को बताया जाएगा कि अगर आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है या फिर देश का नाम रोशन करना है तो आप रतन टाटा जैसे बनो। ये मुकाम जो उन्होंने हासिल किया, उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से हासिल किया है, इस मुकाम को कोई नहीं खींच सकता। इस मुकाम को ना अग्नि जला सकती है, ना पानी डुबा सकता है। मुकाम हमेशा हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। इस देश के रत्न को, इस देश के अनमोल रत्न को हमने खो दिया। एक रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। एक विजनरी बिजनेस लीडर, बेहतरीन इंसान और बेमिसाल शख्सियत, ये वो शब्द हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को दी अपनी श्रद्धांजलि में कहे। वाकई ये सारी बातें टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के जीवन को परिभाषित करती हैं। लेकिन रतन टाटा का जीवन इन सारी उपमाओं से कहीं ज्यादा था। किसी सोच, किसी सपने को कैसे हकीकत में बगैर किसी शोर के बदला जाए, ये रतन टाटा ने दुनिया को सिखाया। रतन टाटा का बुधवार रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वो 86 वर्ष के थे। 2 दिन पहले ही मीडिया में उनके बीमार होने की खबरें आई। हालांकि उन्होंने पोस्ट में कहा कि वो ठीक है और चिंता की बात नहीं। रतन टाटा जमशेद जी टाटा के परपोते थे। 1937 को नवसारी गुजरात में जन्मे रतन टाटा ने 1962 में कार्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की। 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में बतौर असिस्टेंट के तौर पर उन्होंने कामकाज संभाला। 1981 में टाटा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने। 1991 में उन्हें टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। साल 2012 में उन्होंने टाटा सन्स के चेयरमैन का पद छोड़ दिया, लेकिन टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेट्स बने रहे। विजनरी रतन टाटा ने टाइम्स की ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से खास बातचीत में कहा था कि नैनो प्रोजेक्ट उनके दिल के बेहद करीब रहा, लेकिन इस दौरान हुई राजनीति से उन्हें काफी धक्का लगा था। Mr. Tata, you spoke about being caught in the political crossfire. But we in India have known about corporate rivalries as well. They've been age-old in this country. What do you think really happened? Political crossfire or corporate rivalries? Certainly there was political crossfire. There's no doubt about that. That was out in the open.
and I think it's an unfortunate crossfire because I think the Nano project can come and go many times in a state. रतन टाटा की लीडरशिप में कई बड़े अधिग्रहण भी हुए, जिनमें टेटलेटी, एड जैगुआर, लैंड रोवर और कोरस स्टील प्रमुख रहे। यूके की टेटलेटी को $450 मिलियन में टाटा ने अधिग्रहण किया। 2007 में कोरस स्टील का अधिग्रहण 6.2 बिलियन पाउंड में हुआ। साल 2008 में जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण $2.3 बिलियन में किया गया। रतन टाटा को सिर्फ कॉर्पोरेट जगत में नहीं बल्कि देश के विकास में उनके योगदान के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा ग्रुप को नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उनकी अगुवाई में टाटा ग्रुप की आय में 40 गुना और मुनाफे में 50 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली। बिजनेस के अलावा रतन टाटा अपनी चैरिटी और देश के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि। कई बार ऐसी शख्सियत होती है, उनके आगे वो नंबर सब बोने पड़ जाते हैं। आप 50% बोलें, 50 गुना बोले, 100 गुना बोले, वो फिर वो मतलब नहीं रहता। वो अपनी विजन से, अपनी भावनाओं से आपको ऐसा कर जाते हैं, स्तब्ध कर जाते हैं कि आप बोलना तो चाहते हैं लेकिन आप बोल नहीं सकते। आप सुनना तो चाहते हैं उनके बारे में लेकिन आपसे सुना नहीं जाएगा। जो बोल रहा है उसका गला भर जाएगा, सुनने वालों की आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैं कभी रतन टाटा जी से मिला नहीं, लेकिन मेरे जीवन में हमेशा मैंने रतन टाटा जी को एक बड़ी शख्सियत के रूप में देखा। आज जब ये शख्सियत चली गई है तो भाव विभोर होना स्वाभाविक है। चाहे आप उनसे संपर्क में थे या नहीं थे, लेकिन वो आपको अपने लगेंगे। इसलिए वो महान है, इसलिए उनकी जय जयकार है। इसलिए जब वो खड़े हुए तो सभी धर्मों के लोगों ने आके प्रार्थना की। धर्म और जात से ऊपर उठे हुए एक ट्रू इंडस्ट्रियलिस्ट, एक ट्रू भारत के सपूत को ईटी नाउ स्वदेश की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। अब जरा हम मार्केट्स पे लौट आते हैं। अक्षय पी भागवत, ओशो कृष्णन आज हमारे साथ हैं, जो मार्केट्स पे अपनी बात रखेंगे और उनसे हम जरा बाजार के बारे में थोड़ा समझेंगे। आज बृहस्पतिवार यानी कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। इससे पहले हम बैंक निफ्टी का चमत्कार कल देख चुके हैं कि 51,000 के ऊपर नीचे करके उसने 51,000 की कॉल्स और 51,000 की पुट के वैल्यू को ज़ीरो कर दिया। आज कुछ निफ्टी ऐसा कर रहा है, 25,000 से ऊपर 100 पॉइंट, 25,000 के नीचे 100 पॉइंट बना के वो कॉल्स और प्रीमियम्स के दोनों को ईट कर रहा है। इससे बेहतर समय नहीं हो सकता जिनको राइटिंग करनी आती हो, जिसको पता हो कि बाजार एक डिसिप्लिन बॉय है, 25,200 से ऊपर जाएगा नहीं, 24,800 तोड़ेगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ अक्षय पी भागवत और ओशो कृष्णन की भी कैलकुलेशन यहीं दोनों जगह पे आके रुकी हुई होगी। और बैंक निफ्टी की कैलकुलेशन ये कहती है कि 50,800 टूटेगा नहीं, 51,500 अगर पा लिया, क्लोज कर लिया और टिक गया तो 52,000 का भी दिख सकता है रास्ता। तो यही रेंज के साथ हम आज दोनों मेहमानों का स्वागत करते हुए जरा पूछ लेते हैं कि वो कैसे कैलकुलेट करें। ओशो, आपके पास आते हैं, जरा बताइए आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी पे टेक क्या है, फिर हम स्टॉक्स भी आपसे जानेंगे। वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि मार्केट बहुत ही अभी सबड्यूड मूवमेंट है एंड राइटर्स के लिए काफी अच्छा मार्केट है, बिकॉज हायर लेवल्स पे जैसा एक्सपेक्टेशन था कि 25, 200, 250 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिलियंस है एंड लोअर लेवल्स पे तो अब अनुमान लगाया जा सकता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए एक बॉटम फॉर्मेशन बना चुका है 24,800 के आसपास। तो उस हिसाब से शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाने का या स्ट्रैडल करने का काफी अच्छा दिन है था आज। बट अभी अगर हम देखें बिल्कुल ही लैकलस्टर ट्रेड है, बिल्कुल नैरो जोन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, बट अंडरटोन अभी भी बुलिश है। आज कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ से अंडरटोन पॉजिटिव है, मार्केट का ब्रेथ पॉजिटिव है। तो आने वाले दिनों में यहाँ से हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। टेक्निकली निफ्टी अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास होवर कर रहा है एंड मेरा मानना है कि जैसे 25,080, 25,090 स्पॉट लेवल्स पे क्रॉस करेगा, वापस से थोड़ा बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल जाएगा टुवर्ड्स 25,350, जो कि इसका 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एंड 350 जब क्रॉस करेगा तब हमें पोजिशनली निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग बाइज देखने को मिल सकते हैं। बट अभी के लिए थोड़ा सा
लेस अग्रेसिव अप्रोच रखना चाहिए। 25 80 90 का पहला रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ही थोड़ा अग्रेसिवली 200 250 पॉइंट के लिए लॉन्ग जाना चाहिए निफ्टी पर। ऑलराइट, तो ये नज़रिया है निफ्टी 50 पे। पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे एक्सपर्ट से समझते हैं कि उनके स्टॉक पिक्स कहाँ पर आ रहे हैं, कहाँ पे है उनकी नज़र। और अक्षय, गुड आफ्टरनून, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए कौन से स्टॉक कॉल्स हैं आपके? गुड आफ्टरनून सृष्टि और डिम्पी जी। और मेरा मार्केट पे भी व्यू है कि एक चौपी दौर है, तो यहाँ पे जो स्टॉक चुनना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत ही मुश्किल काम है। तो सिर्फ एक स्टॉक चुना है आज मैंने, क्योंकि जिसमें क्लैरिटी है उसी के साथ मैं रहना चाहता हूँ। वो स्टॉक है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो डिफेंस स्पेस से है। ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर आप देखें तो एक डिफेंस क्षेत्र गए 3 महीने से काफी पिटा हुआ या अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन। और आज अगर आप एक्शन देखें रादर गए 3 दिन में, तो 4200 का एक बेस बनने का क्लैरिटी मिल रहा है मुझे HAL में। और यहाँ से मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अगला दौर जल्दी एक मोमेंटम से ये स्टॉक चलता हुआ दिखेगा, जिसके चलते आपको HAL ऊपरी स्तर में 4610 और 4645 ये 2 टारगेट छू सकता है अक्टूबर महीने में। तो ये टारगेट का प्रोजेक्शन है, उसके हिसाब से आप बाय कीजिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 4397। ऑलराइट, तो HAL यहाँ से उड़ान भरने के लिए तैयार है। आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, तो इस काउंटर पे आप ज़रूर फोकस करिए। पर चलिए आगे बढ़ेंगे और ओशो, आपसे भी समझना चाहेंगे कि देखिए आपसे निफ्टी, बैंक निफ्टी पे नज़रिया जाना, पर स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स कहाँ पर हैं आपकी? वेरी गुड आफ्टरनून जी। देखिए, सबसे पहला जो मेरा कॉल है, वो पहला जो कॉल है वो पावर सेक्टर से है। पावर ग्रिड में अगर हम देखें तो अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से टर्न अराउंड हो रहा है। एंड अगर मैं टेक्निकल लेवल्स की बात करूं तो बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि पावर ग्रिड अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट किया है। इससे पहले जो जून की वोलेटिलिटी आई थी उसमें 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट हुआ था, एंड वापस से अभी हुआ है 365 के बाद, करेक्ट होने के बाद। तो मेरा मानना है कि टेक्निकल पैरामीटर्स काफी स्ट्रांगली ओवरसोल्ड पैरामीटर्स में पहुंच गए हैं, एंड यहाँ से एक स्ट्रांग टर्न अराउंड फैक्टर देखने को मिल सकता है। सो पावर ग्रिड पे बाई की सलाह है। करंट लेवल्स पे 332 333 का करंट भाव चल रहा है, करंट लेवल्स पे बाई करके चले। नीचे का स्टॉप लॉस है 325 का, जो कि काफी स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, एंड मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए पावर ग्रिड को। सो 325 के स्टॉप लॉस से काउंटर को बाई करें, एंड हायर लेवल्स पे 349 का इमीडिएट टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। जो नेक्स्ट काउंटर है बैंकिंग स्पेस में है। बैंकिंग अभी हमें वापस से एक बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। एंड बैंकिंग में अगर हम देखें, इंडसइंड बैंक स्पेसिफिकली बहुत ही ज्यादा करेक्ट हो चुका है रिसेंट पीरियड में, एंड आज का जो कैंडल फॉर्मेशन है वो एक इनसाइड बार फॉर्मेशन है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन बोला जाता है टेक्निकल लेवल्स पे। तो आज का के फॉर्मेशन के हिसाब से मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी स्ट्रांग है इंडसइंड बैंक में। करंट लेवल्स पे बाई करके चलना चाहिए। 1320 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। इस जोन के नीचे जाना मुझे अभी के लिए नहीं दिखाई दे रहा है इंडसइंड पे। सो 1320 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। हायर लेवल्स पे इमीडिएटली 1420 के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी व्यू पॉइंट है जो आपके सामने अलग अलग स्टॉक्स के तौर पर मिल रहा है। मयूरेश जोशी भी इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जरा करते हैं बातचीत। मयूरेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। देखिए, ओवरऑल मार्केट तो है रेंज में, लेकिन रेंज के बीच की भी चर्निंग काफ़ी अच्छी हो रही है। और कई बार तो इन्वेस्टर्स चाहते ही हैं कि मार्केट रेंज में रहे, ताकि उस चर्निंग का बेनिफिट उनके अकाउंट्स में आ पाए, नहीं तो फिर फोमो आ जाता है। ज़्यादा चलेगा तब फियर ऑफ मिस आउट होता है, अगर कम हो जाएगा तब भी फियर ऑफ मिस आउट होता है कि ऊपर से बेचा क्यों नहीं। तो एक डिसिप्लिन बॉय कंसोलिडेशन में एथिकली रिटेलर्स ज़्यादा पैसा बनाता है। तो एक बार आपका जरा व्यू पॉइंट चाहिए, सेक्टोरियल चर्निंग में कौन से स्ट्रॉन्ग हैं और कौन से वीक सर? आफ्टरनून डिम्पल जी, पहले तो रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। द नेशन हैज लॉस्ट अ ट्रू आइकॉन, जो विजनरी थे, फिलॉन्थ्रोपिस्ट थे। दूसरी चीज, आई थिंक जहां तक आपका सवाल रहा है, चर्निंग इज हैपनिंग ओवर द लास्ट फ्यू वीक्स एंड मंथ्स। जब मार्केट से एक वॉलेटाइल फेज में, कंसोलिडेशन फेज में जाता है, तो एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है टू प्रोबेबली लुक एट डिफेंसिव्स। और इसलिए आई थिंक जो आईटी क्षेत्र है
यहाँ पे आई थिंक थोड़ा रुझान ठीक ठाक लग रहा है। ऑब्वियसली आई थिंक नंबर्स कैसे पैन आउट होते हैं ये देखना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल होगा, और मैनेजमेंट कमेंट्रीज कैसे रहती है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम लगाए बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ द फेड रेट कट, रिवाइवल इन BFSI, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सेंचर की जो पॉजिटिव कमेंट्री थी, और काफी कंपनीज यही दर्शा रही हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर शायद आईटी कंपनी के रिजल्ट्स लिटिल बिट बेटर रह सकते हैं। तो आई थिंक मैक्रोज और माइक्रोज एज फार एज अर्निंग्स आर कंसर्न शायद आईटी सेक्टर को सपोर्ट करे। दूसरा आई थिंक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इज वन सेक्टर जहां पे बिल्कुल फोकस रखना चाहिए, और हमें लगता है आई थिंक विद बेटर मॉनसून्स जो एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कमिंग बैक विद अ बैंग, स्पेसिफिकली सेकंड हाफ ऑफ दिस ईयर से, यानी जो तीसरे तिमाही के नतीजे आएंगे वहां से आई थिंक एक ठीक ठाक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में इजाफा देखा जा सकता है। तो आई थिंक अ फ्यू ऑफ द QSR प्लेयर्स एज एन एग्जांपल, सर्टेन ज्वेलरी स्टॉक्स, एपरल स्टॉक्स, ये बिल्कुल फोकस पे रहने चाहिए एज दीस कंज्यूमर ट्रेंड्स इवॉल्व। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां तक अर्निंग्स का सवाल रहा है फॉर फ्यू ऑफ दीस डोमेस्टिक कैपिटल गुड्स स्ट्रोक इंफ्रा कंपनीज, यहाँ पे मुझे लगता है आई थिंक एक अच्छा ट्रेजेक्टरी मेंटेन रहेगा। तो विद इन दिस स्पेसेस आई थिंक जो लीडरशिप स्टॉक्स है सीमेंट कंपनियों के बीच में एज एन एग्जांपल शुड स्टार्ट शोइंग डिसेंट अर्निंग्स रिकवरी Q3 से। और कहीं ना कहीं आई थिंक वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट जो मेरी फेवरेट थीम रही है, इस पे बिल्कुल फोकस कीजिए। ठीक है, कुछ शेयर्स और भी है, ये तो सर ने आपको व्यू पॉइंट दे ही दिया ऑलरेडी, और चर्निंग के अंदर उन्होंने बता दिया कि कौन से सेक्टर्स हैं जिस समय ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। लेकिन अगर आज आप शेयर्स देखेंगे ना, सुबह हमने 4 शेयर आपको नोटिस करवाए थे बैंक निफ्टी के लिए। पहला था कोटक, दूसरा इंडसन, तीसरा HDFC और चौथा था एक्सिस बैंक। ये बताया था कि एक्सिस और HDFC की जोड़ी या इंडसन या कोटक की जोड़ी, इन दोनों के जोड़ी में आपका आज दिन अच्छा बन सकता है, क्योंकि चारों बैंकों के शुरुआती लक्षण ऐसे दिख रहे हैं कि आपकी हेल्प करेंगे। एक्सिस डेज हाई, कोटक डेज हाई, एक बार ज़रा आप इंडसन भी दिखा दो डेज हाई, HDFC भी दिखा दो। हालांकि वो थोड़ा वेटेज वाला शेयर है, थोड़ा भी चलेगा तब भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। HDFC बैंक वो भी फायर करो एक बार स्क्रीन पर, ऑलमोस्ट डेज हाई। चारों बैंकों का कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत है, और आपकी ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी वेटेज नहीं है। इन चारों बैंकों ने आज शुरुआती टॉप गेनर्स बन गए थे ये, और कोटक तो निफ्टी का, इनफैक्ट मैं बोलूँगा फ्यूचर्स का सबसे ज़्यादा चलने वाला शेयर बना, आज परसेंटेज में करीब 4% है। ये क्या अभी स्टार्ट हुए हैं, ये मिडल में है, या फिर ये अपनी तरफ से पीक आउट करने जा रहे हैं, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप हाई पे खरीदें और बाद में आपको पछतावा हो। कोटक बैंक, इसी पे करते हैं चर्चा। एक काम करते हैं, ओशो से ही पता करते हैं। ओशो, एक बार ज़रा कोटक बैंक का चार्ट, डेरिवेटिव्स का डाटा सब चेक कर लीजिए। ये हम किस फेज़ में हैं कोटक के? हम स्टार्टिंग ऑफ द एक अच्छी जर्नी के फेज़ में हैं, हम एक कंसोलिडेटेड वाले कोटक के अंदर हैं, या कोई एक ब्रेकआउट वाले कोटक के अंदर हैं? सी ओवरऑल डिम्पी जी, देखिए कोटक बैंक में अगर हम ब्रॉडर टर्म में देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन जोन पे ही है, बट लोअर लेवल्स पे नियर अबाउट 1750-60 का लोअर बैंड है, एंड हायर बैंड पे 1950 से 1960 का हायर बैंड कंसोलिडेशन का दिखने को आ रहा है। बट उसके इन बिटवीन हमें बहुत सारे वेव्स बनते हुए दिखाई देते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। अभी अगर हम आज की मूव की बात करें तो जो रिसेंट मूव आई थी उसके बाद करेक्शन के बाद अपने 200 डे SMA से काफी स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड हुआ है। आज के दिन में ही 4.5% सर्च कर चुका है ऑलरेडी कोटक। तो यहाँ से हायर लेवल्स वापस से 1950-1960 तक जा सकता है, बट उस जोन को ब्रेकआउट करना काफी क्रूशियल होगा, बिकॉज हायर लेवल्स पे यहाँ से 1940 से 50 का पहला शॉर्ट टर्म में टारगेट आ रहा है। एंड बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो सारे बैंक निफ्टी के काउंटर्स, गुड हेवी वेट काउंटर्स में अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। सो मेरा मानना है कि कोटक में यहाँ से 1950 तक के टारगेट्स या हायर लेवल्स बिल्कुल देखने को मिल जाएंगे 2 से 4 दिनों में। बट उसके बाद का डेवलपमेंट बहुत क्रूशियल रहेगा कोटक बैंक में। अगर 1960 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सस्टेन करता है, तब हमें यहाँ से ब्रॉडर रेंज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होगा, एल्स वापस से कोटक अपने ब्रॉडर रेंज कंसोलिडेशन में एंटर कर सकता है। डन सर, तो पॉइंट नोटेड है। तो कोटक बैंक पे आपको क्या ट्रेड लेना है, कैसे लेना है, पूरा विस्तार से आपको ओशो ने बता दिया। राहुल घोष भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं, उनका भी करते हैं स्वागत। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला।
कुछ शेयर हम आपसे पूछें उससे पहले आपकी इंटेलिजेंस, आपके अपने निकाले हुए शेयर्स जरा हमको बता दो, आपने कौन से शेयर्स देखे हैं? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो दो शेयर मेरे पास है, वो है अंबुजा सीमेंट्स और फ्लोरोकेम। अंबुजा सीमेंट शॉर्ट साइड की तरफ है, आज भी डेज लो बना रहा है। 485 पे शॉर्ट कर सकते हैं, या शायद अभी 484 चल रहा है, 484 पे शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 495 पे रखिएगा और टारगेट इसका होगा 470। दूसरा फ्लोरोकेम कंडीशनल बाय है, 4695 के ऊपर बाय कीजिएगा। एक अच्छा कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट होके ऑल टाइम हाई की तरफ गया है स्टॉक। 4695 के ऊपर बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस 4600 पे रखिएगा और टारगेट जो है 4850। तो फ्लोरोकेम लॉन्ग साइड पे और अंबुजा सीमेंट शॉर्ट साइड पे। एक और बात बता दूं, जो निफ्टी का लेवल है जो हमने कल के मॉर्निंग शो में डिस्कस किया था 24250 का, वो ब्रेक नहीं हुआ, जिसका मतलब लॉन्ग साइड में अभी भी हमें स्केप्टिकल रहना चाहिए। जब तक 24250 जो कल का लेवल डिस्कस किया हुआ है ब्रेक नहीं होता है, एक क्लोजिंग नहीं देता है उसके ऊपर, लॉन्ग साइड पे ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, ये मेरा सलाह है। नहीं बिल्कुल सर, मेरे को आपका लेवल्स याद है। आपने 24800 बताया था बॉटम और ऊपर बताया था 25250। एग्जैक्टली कल भी वहीं रुका, आज भी वहीं आके ही रुका है। तो जिसको हम कहते हैं ना ब्रेकआउट फेलियर्स, बार बार वो आपको बार बार दिखेगा, तो एक कंफर्म भी हो जाएगा। तो इसलिए जब तक 25250 पार नहीं करता, क्लोजिंग दिखाता नहीं है, तब तक बड़े सौदों से बचना चाहिए। ध्यान रखा जाए 38% की ही लॉन्ग पोजीशंस रह गई है एफआईज होल्डिंग की। एफआईज टिपिकली 20% से ज़्यादा नीचे जाते नहीं एवरेज में, लेकिन अभी भी 18% चांसेस हैं कि अगर इस सेल करने पे आए तो 24800 को वापस से भी टेस्ट करा सकते हैं। तो इसलिए 24800, 25250 से 400 पॉइंट की रेंज है। इसके बीच में हम कंसोलिडेशन बोलो, रेंज बोलो, बाइंग ऑन डिप, सेल ऑन राइज बोलो, जो आपको नामकरण संस्कार करना आप कर दीजिए, लेकिन होगा यही लेवल्स फिलहाल अभी, जब तक कोई ठोस चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर बाद आपके सामने हम, क्योंकि टीसीएस के नंबर आने वाले हैं, उसका प्रीव्यू भी रखेंगे। लेकिन उससे पहले अंबुजा सीमेंट एक बार वापस से लेके आइए। जब राहुल जी लेवल्स बता रहे थे तो वो 400 के लेवल्स में नोटिस करवा रहे थे, जबकि एक्चुअली में शेयर 500 का है। तो एक बार आप इस स्टॉप लॉस और टारगेट वाली प्लेट भी वापस लेके आना। सर ने लेवल सारे ठीक बोले, बस 500 की जगह 400 बोल दिया। और सारे लेवल्स एक बार आप वापस से नोट कर लेना, कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी भी तरह की। इसलिए लिखतम और वक्तम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 595 का स्टॉप लॉस, 570 का टारगेट है। अंबुजा सीमेंट सर ने शॉर्ट की कॉल दी है। ठीक है, आगे बढ़े, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं। आज जो मार्केट के अंदर अच्छा प्लेयर है, या मैं बोलूँगा जहाँ पे पोजीशंस काफ़ी अच्छी बन रही है, उसको क्या BTST STBT की तरफ जाना है। REC और PFC दोनों दिखाओ जरा स्क्रीन पर। REC में कितना दम है अक्षय पी भागवत, एक बार जरा चेक करोगे आप? तो जो फाइनेंस कंपनीज है, पावर फाइनेंस कंपनीज, तो REC में अगर आप देखें तो एक रिकवरी का अटेम्प्ट कर रहा है, और ये मेरे हिसाब से एक पोजिशनल रिकवरी का अटेम्प्ट होगा, क्योंकि अभी जिस गए 3 दिन का जो रिकवरी हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस से हुआ है जो 500 के आसपास था। तो फिलहाल एक बार ये रेजिस्टेंस 560 पे आके अटक सकता है, 560 पे। पर अगर BTST करना चाहे तो आपका टारगेट फिलहाल 560 तक ही रहे। पर मैं कहूंगा जिस तरीके का सेटअप हो रहा है REC में, मेरा मानना है कि आपको इसको लेके होल्ड करना है तो बेहतरीन रहेगा। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, कम से कम आपको 1 महीने की होल्डिंग के साथ 480 के नीचे स्टॉप लॉस बना के अगर आप ये ट्रेड होल्ड कर पाए तो मेरा मानना है कि ब्रॉडली स्टॉक वापस एक बार 600 की ओर जाने की क्षमता रखता है। तो REC एक अच्छा बाइंग बेट है, पर थोड़ा सा ट्रेड में टाइम देना जरूरी है। तो शॉर्ट टर्म मोमेंटम चेजिंग वाला बेट के हिसाब से मत बाय कीजिए, पोजिशनल तौर पे बाय कीजिए विद टारगेट्स नियर 600। सर पॉइंट टेकन। एक छोटा सा ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे राहुल जी, मयूरेश, ओशो कृष्णन और अक्षय पी भागवत। उसके बाद हम TCS के नंबर्स का एक प्रीव्यू भी आपके सामने रखेंगे। थोड़ा आइडिया ले लीजिएगा नंबर से पहले TCS के नंबर्स आ कैसे सकते हैं। फिर मयूरेश सर अपना एक टेक भी देंगे आपको। छोटा सा ब्रेक के बाद ये सब कुछ होगा। ब्रेक के बाद
आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। और इस बीच अगर हम देखें तो सितंबर महीने के एम्फी का डेटा सामने आया है, जहां पे एसआईपी जो नंबर सामने आया है वो एक बार फिर से रिकॉर्ड स्तरों पे 24,000 करोड़ के पार जो है ये आंकड़ा निकलते हुए नजर आया है मंथली एसआईपी का डेटा। इसके अलावा जो इक्विटी इनफ्लोज है वहाँ देखें तो वो 5 महीने के निचले स्तर पे है और कई सारी स्कीम्स में आपके सामने एक बार बाइफिकेशन रखेंगे, जिसमें कि जो थीमेटिक फंड्स हैं उनमें थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला है। महीने दर महीने यहाँ पे जो इनफ्लोज आते हुए दिखे हैं थीमेटिक फंड्स में, वहाँ पे 27% की गिरावट है। बट स्मॉल और मिड कैप फंड्स जो हैं वहाँ पर लगातार दूसरे महीने काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन आया है। और इसके सामने अगर लार्ज कैप फंड्स में देखें तो वहाँ पे जो फ्लोज रहे हैं उसमें महीने दर महीने 30% की गिरावट हमने आते हुए देखी है। तो अभी फ़िलहाल हम कई समय से हाईलाइट कर रहे हैं कि देखिए एफआईआईज़ के नंबर्स थोड़ा सा सपोर्ट करे ना करे, पर डीआईआईज़ का पुश जो है वो लगातार है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से खास तौर से इतना बड़ा पैसा जो है मार्केट्स में आ रहा है मंथली बेसिस पे। और इस बार फिर से रिकॉर्ड स्तरों पर 24,000 करोड़ के पार ये आंकड़ा निकला है। हालांकि आप महीने दर महीने कंपेयर करेंगे तो जो ग्रोथ का नंबर है वो थोड़ा सा मॉडरेट ज़रूर हुआ है, पर नेवरदलेस आप जितनी स्कीम्स हैं उस पर भी एक बार अपने एक्सपर्ट से टेक ज़रूर लेंगे। पर आइए उससे पहले अब जान लेते हैं कि ऑप्शन में आपकी कमाई की रणनीति कौन सी होनी चाहिए। और वक्त चला है जानने का आज का ऑप्शंस के चैंपियन। तो आज के ऑप्शंस की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के विनय रजानी जुड़ चुके हैं। विनय, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए कौन सी है स्ट्रैटेजी आज ऑप्शन सेगमेंट से? जी गुड आफ्टरनून। हालांकि मोमेंटम आज बाजार में ऐसा है नहीं और फॉलोअप्स जिस तरह से आने चाहिए, जिस तरह से सेक्टर्स में ब्रेकआउट्स आने के बाद फॉलोअप आने चाहिए, ऐसा मोमेंटम कहीं दिख नहीं रहा है। रोजाना सेक्टर्स में हम रोटेशन देख रहे हैं, जैसे कल फार्मा में अच्छी मूव थी लेकिन फॉलोअप आज नहीं आ पाया, इनफैक्ट वो गिर गया। तो काफी टफ हो गया है ऑप्शन ट्रेडिंग में कमाना। तो ऐसे मार्केट में मुझे लग रहा है कि एक स्टॉक जिसने इतना अच्छा परफॉर्म अभी तक नहीं किया लेकिन रिवर्सल केस लग रहा है बुलिश साइड पे, वो है ऑटो कंपनी है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड में हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है, ऊपरी स्तर से काफी गिरावट आ चुकी है। 265 वाला स्टॉक 225 पे ट्रेड कर रहा है। कल ही हमने देखा था कि ये स्टॉक में 200 दिन की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और वहां से बाउंस बैक आया था। आज इस स्टॉक ने पहली बार काफी लंबे अरसे के बाद 5 दिन की एक्सपोनेंशियल एवरेज क्रॉस की है। तो ये सब रैशनल से उसके चलते लग रहा है कि अशोक लेलैंड जैसे काउंटर में यहाँ से तेजी की एक्सपेक्टेशन है और एक पुल बैक रैली एक्सपेक्टेड है। तो वो पुल बैक का फायदा लेने के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा अशोक लेलैंड का अक्टूबर मंथ का 225 का कॉल ऑप्शन, जो अभी 6 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरी रिकमेंडेशन बाय की थी 5.5 पे, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा या सजेस्ट करूंगा कि अगर इंट्राडे में थोड़ी नेक्स्ट 15-20 मिनट में अगर गिरावट आती है तो करीबन 5 रुपए 50 पैसे के प्रीमियम पे आप 225 का अक्टूबर का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे होना चाहिए 4 रुपए का और अपसाइड में आपका टारगेट रहेगा 8 रुपीज का। तो जो स्टॉप लॉस से जो मैक्सिमम लॉस पॉसिबल है पर लॉट वो 7,500 रुपया पर लॉट हो सकता है। और अगर हम टारगेट से रिकमेंडेड प्राइस का जो गैप लेते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट इसमें होगा 12,500 रुपए पर लॉट। तो मेरी तरफ से अशोक लेलैंड का कॉल ऑप्शन अक्टूबर मंथ में 225 की स्ट्राइक प्राइस। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया विनय अपनी आज की कॉल शेयर करने के लिए और साथ ही साथ हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन भी करने के लिए। देखिए विनय अपनी कॉल तो दे ही रहे थे, पर साथ में वो ये भी हाईलाइट कर रहे कि थोड़ा सा मार्केट में मोमेंटम जो है वो मिसिंग है। तो क्योंकि ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग मूव, एक फास्ट मूव की ज़रूरत होती है ताकि आपके प्रीमियम्स उस तरीके से मूव करें, और ऐसे में अगर वो मिसिंग रहेगा तो थोड़ा सा जो है दिक्कत हो सकती है। तो इसी को ध्यान रखते हुए आपको जो है अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान जो है वो खास तौर से रखना है। पर अशोक लेलैंड उनको पसंद आ रहा है, अगर ऊपर जाएगा और ये कॉल ऑप्शन में आप ट्रेड लेते हैं तो 12,500 के आपको यहाँ पे फ़ायदा भी हो सकता है। पर साथ ही ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये जो नुकसान है 50,000 रुपये का होता है। पर इस बीच मार्केट्स में मोमेंटम हम देखें भी तो थोड़ा सा फिजल आउट ज़रूर हो रहा है, क्योंकि निफ्टी 50 ऊपरी स्तरों से हल्का तो ज़रूर हुआ है और अब लगभग सपाट हो गया है। एक पॉइंट पे 80-90 पॉइंट्स की बढ़त ज़रूर थी और शुरुआत के बाद ही आप देखेंगे कि हमने कुछ हाल भी दिखाया था, पर इसके सामने बैंक निफ्टी मजबूती के साथ 1% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ ही फिलहाल ट्रेड कर रहा है।
पर अब दिग्गज कंपनी TCS की बात करेंगे, क्योंकि अब नतीजों का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और TCS के आज जो नतीजे आएंगे उससे क्या कुछ उम्मीदें लगा के चल रहे हैं हम, आइए ये समझते हैं विस्तार से। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ये पूरे अनुमान के साथ। शरद जी बिल्कुल, TCS की दूसरे तिमाही के नतीजे की बात करें तो यहाँ पे लार्जली थोड़ा म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स का एक्सपेक्टेशन है बाजार को, और इसलिए आज थोड़ी सेलिंग प्रेशर पहले से ही देखने मिल रही है। ऑफ कोर्स जो कमेंट्री आएगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, गाइडेंस क्या रहेगा उस पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मूवमेंट। डॉलर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे लगभग 2% का सीक्वेंशियल ग्रोथ का अनुमान है। वही जो CC ग्रोथ होती है यहाँ पे भी ज़्यादा ग्रोथ नहीं देखने मिल सकता, ऑलमोस्ट 1.1% का आंकड़ा देखने मिला है। पैट की बात करें तो लगभग 3.5% का ग्रोथ का अनुमान है, और जो डील्स हो रहे हैं TCV जिसको कहते हैं IT सेगमेंट में, लगभग 8 से लेकर $10 बिलियन तक हो सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस यही है कि कुछ इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन BSNL से आ सकता है डील से, और जो BFSI सेगमेंट है वहाँ पे US मार्केट से एक अच्छी पिकअप आ सकती है। हालांकि जो UK बिजनेस है वहाँ पे वीकनेस देखने मिल सकता है, और कोई वेज हाइक का जो इम्पैक्ट है वो सेकंड क्वार्टर में जो है नहीं दिखेगा जो फर्स्ट क्वार्टर में आया था। मार्जिन में थोड़ी सी इम्पैक्ट पड़ सकती है क्योंकि BSNL के काम में रैंप अप देखने मिल रहा है, और कुछ डेवलप्ड जोग्राफीज़ है वहाँ पे जो है स्लो डाउन आ सकता है। बाजार में आगे जाते हुए फोकस जो रहेगा यूरोप का मार्केट्स के आउटलुक को लेकर रहेगा, और उसके कारण जो है चैलेंजेस जो देखने मिल रहे हैं उसको कैसे कंपनी एड्रेस करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, डील पाइपलाइन है, इस पे कंपनी की क्या कमेंट्री आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बट लार्जली हम लोग इन लाइन टू म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्ट करें TCS के लिए। लार्जली इन लाइन टू म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स जो हैं TCS के लिए एक्सपेक्ट करने हैं, और साथ ही अब जो नतीजों का दौर है वो शुरू हो चुका है। अगले हफ्ते जो है और भी नंबर्स आएंगे, पर बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये अनुमान बताने के लिए। मैं फंडामेंटल और टेक्निकल राय दोनों ही लेना चाहूँगी एक बार अर्निंग से पहले, किस तरीके की आप पोजीशनिंग करें ये हमारे एक्सपर्ट्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स से समझेंगे। पर उससे पहले मयूरेश, आपकी क्या उम्मीदें हैं TCS से, क्योंकि ये बेल वेदर है और TCS जिस तरीके के कॉमेंट्री देगा उस पर तो ख़ास तौर से नज़र रहेगी ही। पर जैसे हम देख रहे हैं मयूरेश, IT में बहुत सारे दिग्गज इन्वेस्टर्स का भी रुझान आया है, क्या आप भी इसे कंस्ट्रक्टिव प्ले समझते हैं, और इस बार की अर्निंग से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आफ्टरनून सृष्टि, नहीं मेरे हिसाब से आई थिंक TCS के नंबर स्टेबल रहने चाहिए, तो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ शुड बी अ लिटिल बिट बेटर देन व्हाट द मार्केट इज एक्सपेक्टिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मार्जिन पे भी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से थोड़ा बेहतर आना चाहिए। TCV शुड बी क्लोज टू अराउंड $10 बिलियन। और जो कमेंट्री रहेगी सृष्टि, आई थिंक इन माय ओपिनियन विल बी अ लिटिल बिट मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव, क्योंकि जैसे हम एक दौर देख रहे हैं एक्सेंचर के जैसे नतीजे आए थे, जो आउटलुक दिखा गया था, जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ कोर सेक्टर्स शोइंग साइंस ऑफ रेजिलियंस एंड इंप्रूवमेंट, प्राइसिंग एनवायरनमेंट ठीक ठाक है, और एक्सपेक्टेशन यही है जब Q4 स्टार्ट होगा हमारे कॉन्टेक्स्ट में, Q1 इन द US कॉन्टेक्स्ट, जब डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के जो बजट्स है वो डिटरमाइन होंगे, कहीं ना कहीं आई थिंक क्लाउड AI जनरेटिव AI को लेके there should be a significant amount of positive optimism reflected. Order wins next year मेरे हिसाब से as these discretionary patterns get decided ठीक ठाक रहनी चाहिए, and BFSI and insurance should bounce back very very smartly. तो मैं optimistic रहूंगा। मुझे लगता है numbers में stability और management commentary में positiveness जरूर रहेगा। जैसे हम देखते हैं मार्केट में इंडियन EPS RS रेटिंग ठीक ठाक है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ठीक ठाक है, प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता है, बट अगर ये दोनों चीजें अगर साबित होती है, आई थिंक इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू, मुझे लगता है आई थिंक एक अच्छी ऑप्टिमिज्म स्टॉक प्राइस में भी देखी जा सकती है। नरेश, बताने के लिए कि क्या आपकी उम्मीदें हैं, तो स्टेबल अर्निंग्स रह सकते हैं पर कमेंट्री जो है वो पॉजिटिव साइड रह सकती है, और साथ ही महेश ने फैक्टर्स भी बताए जो कि TCS और साथ ही IT स्पेस के लिए फ़िलहाल प्ले करते हुए नज़र आए हैं। पर अक्षय, आपसे भी समझना चाहेंगे कि TCS को आप चार्ट्स पे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि दिन की शुरुआत तो अच्छी हुई थी पर अब सेकेंड हाफ में कई सारी IT कंपनीज में सेलिंग प्रेशर रहा है और TCS भी अभी फ़िलहाल डे लो पे है। बट TCS के लिए अर्निंग से पहले कौन से लेवल्स ध्यान में रखे अक्षय? कल तो देखिए गैप अप या गैप डाउन होगा, वो तो हम देखेंगे ही, पर ऐसे में आप इसको टेक्निकल फ्रंट पे इसका सेटअप कैसे आप आंक रहे हैं? ठीक,
तो टीसीएस में एक बात है कि गए 1.5 महीने से स्टॉक थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर है, पर गए 8-10 दिन में एक स्टेबिलिटी आ रहा है कहीं ना कहीं 4250 के स्तर पे। अगर रिजल्ट के पहले आप ऑप्शंस का डेटा स्टडी करें तो जो ओपन इंटरेस्ट पुट राइटिंग में है वो सबसे ज्यादा 4200 के स्ट्राइक में है। अभी हम 4224 के लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। और 4200 जो एट द मनी के आसपास ट्रेड हो रहा है, इतना हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इनपुट पुट, उसका मेरा मानना है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ज्यादा रिजल्ट के बाद डाउनसाइड नहीं होगा। तो मैं टेक्निकल लेवल और डेरिवेटिव्स को कंबाइन करके मेरा सोच है कि 41 से 4150 ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन है टीसीएस का। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ज्यादा डाउनसाइड नहीं, इनफैक्ट थोड़ा सा एक म्यूटेड रिएक्शन या हल्का सा एक उछाल आपको देखने को मिल सकता है। और इन केस थोड़ा सा स्टॉक में उछाल आता है तो 4350 तक ये लेवल आप टीसीएस में देख सकते हैं, जहां पे काफी कॉल राइटिंग का इंटरेस्ट है, 4350 और 4400 स्ट्राइक। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि रिजल्ट का रिएक्शन म्यूटेड से हल्का सा पॉजिटिव हो सकता है और आपको एक 50 से 70 पॉइंट का अपसाइड पोस्ट रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, तो ये पूरे लेवल्स हैं जो कि आपको ख़ास तौर से टीसीएस में ध्यान रखने हैं। अक्षय भी बता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके का डेटा बिल्डअप हो रहा है शायद एक पॉजिटिव रिएक्शन ही दिखे, तो इस पे नज़र रखते हैं। और इस बीच हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स के रडार पे इन्फोसिस, HCL टेक जैसे स्टॉक्स भी आए थे। तो अगर टीसीएस एक अच्छा उछाल दिखाता है तो लाजमी सी बात है कि उनमें भी रिएक्शन रहेगा। पर जी हाँ, मार्केट क्लोज होने के तुरंत बाद ही शायद टीसीएस के नंबर्स आते हुए दिखें, तो इस पर फोकस बनाएंगे। पर चलिए, अब 3 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जानने का कि कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन दिख रहा है। और रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मार्केट्स एट 3 का। तो मार्केट्स एट 3 में सभी स्टॉक्स हाईलाइट करने के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बताइए कहां पे दिख रहा है एक्शन? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं अशोका बिल्डकॉन के साथ। इसमें खबर ये है कि कहीं पे 1600 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है सिडको में, जहाँ पे ये जो कंपनी है वो लोएस्ट बिडर के रूप में हमें देखने को मिल रही है और इसके बाद हमें तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं डिफेंस स्टॉक्स का, जैसे माझगांव डॉक हो गया, गार्डन रीच शिप बिल्डिंग हो गया, वहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिली थी। और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे जो गवर्नमेंट है उसने 80,000 करोड़ तक का एक जो डिफेंस का एक बजट है उसमें एक मंजूरी दी है और इसके बाद हमने देखा कि डिफेंस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। इस स्टॉक में हमें आज एक थोड़ा प्रेशर देखने को मिला था और उसका मेन रीज़न ये है कि अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़ की, तो वहाँ पे भी उन्होंने भी ओला को अभी कहा है कि कहीं पे जो रिस्पांस है उनके ऊपर जो एलिगेशंस हुए हैं और ग्रीवेंसेस जो रेज हुए हैं कंज्यूमर्स की तरफ से, उसके ऊपर एक जल्दी रिस्पांस जो है उसको मांगा है। इसके चलते हुए हमने देखा कि ओला में आज एक गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद बात करते हैं पावर ग्रिड की। यहाँ पे खबर यह है कि कंपनी जो है एक सक्सेसफुल बिडर के रूप में हमें देखने को मिल रही है। राजस्थान में एक रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट है जहाँ पे कंपनी को एक सक्सेसफुल बिडिंग में काफ़ी अच्छा मौका मिला है और इसके चलते हुए एक तेज़ी जो है वहाँ पे हमें देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं JSW स्टील की। यहाँ पे Q2 के अपडेट्स हमारे पास आ चुके हैं। अगर हम बात करें कंपनी के क्रूड प्रोडक्शन की, तो क्रूड स्टील प्रोडक्शन जो है वो भी 6.7 MT तक है और ये जो अपटिक है वो 6% का एक ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिला था वाई बेसिस पे। और अगर हम सीक्वेंशियली कंपेयर करें तो 7% का ग्रोथ जो है वो कंपनी में देखने को मिला। हालांकि यूएस में कहीं पे जो ऑपरेशंस है वहाँ पे एक थोड़ा म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिला, बट ओवरऑल ऑपरेशंस में जो ग्रोथ है उसके बाद इस कंपनी पे नज़र रखना भी काफ़ी ज़रूरी बनता है। तो ओवरऑल अगर खबरों के दम पे अगर बात करें तो इन सब कंपनीज पे एक अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन में देखने को मिला था। आगे जाके भी इन सब कंपनीज पे नज़र रखना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव ये पूरी लिस्ट हाईलाइट करने के लिए। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पे खबरों के लिहाज से एक्शन दिख रहा है। पर चलिए, इस बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका हिम्मत जाएगा। हम ब्रेक के उस पर जल्द लौटेंगे और हमारे एक्सपर्ट से भी समझेंगे उनकी BTST या फिर STBT आइडियाज़। बने रहिए हमारे साथ। एक रेंज का मार्केट आपको दिखेगा। निफ्टी तो पूरी तरह से अपनी बढ़त को खो भी चुका है। एग्जैक्टली कल भी ऐसा ही हुआ था। बाजार ने कल ऐसा नहीं कि 25,200 कल नहीं छुआ था, कल भी तो 25,200 छुआ था, लेकिन कल भी नहीं टिका पाया, आज भी नहीं टिका पाया। तो 2 दिन का फेलियर तो वो नोटिस हो रहा है।
लेकिन 2 दिन के फेलियर के बाद भी यहाँ पे मार्केट 24,800 को भी नहीं ब्रेक कर रहा। तो ये बात तो समझ में आ रही है कि ऊपर पे सेलिंग का प्रेशर बहुत है, नीचे आके बाइंग का प्रेशर आए ना आए बट सेलिंग का प्रेशर आ रहा है, ये बात आप फील कर रहे होंगे खुद से। जबकि इन स्पाइट ऑफ दिस कि 2 दिन से इंडिया विक्स टूट रहा है। परसों तक इंडिया विक्स 15 के ऊपर था, आज इंडिया विक्स 13.5 हो चुका है। 1.5 पॉइंट इंडिया विक्स का घट जाना फियर को काफ़ी हद तक कम कर रहा है। अब आप पहले हर 10 मिनट में सोचते थे कि ईरान और इजराइल के बीच में क्या हो रहा है, अब आप कम से कम 2 घंटे में सोच रहे हो इजराइल और ईरान के बीच में क्या हो रहा है। यही फ़र्क बताने के लिए इंडिया विक्स होता है। तो वो आपको बता रहा है कि आप जो सोचने की जो, ऐसा नहीं कि वॉर ख़त्म हो गया, वॉर बढ़ेगी नहीं, बढ़ भी सकती है, बट आपके सोचने की प्रोबेबिलिटी कम हो गई। अब आप कम सोचते हो उसके बारे में। दूसरा, आपको ज़्यादा डर नहीं है इस समय ग्लोबल मार्केट्स का, आपको डर नहीं है पॉलिसी का, आपको डर नहीं है इलेक्शंस का। ये सब पास ऑन कर दिया इसी विक्स ने। लेकिन उसके बावजूद भी बाज़ार के अंदर बार बार सप्लाई आ रही है। बड़े शेयरों को लीडरशिप दिखानी होगी, तभी ये सप्लाई का रेंज टूटेगी, नहीं तो सप्लाई डिस्टर्ब करेगी मार्केट को। कुछ और सेलेक्टिव शेयर्स ध्यान में रखिएगा आपने। लेकिन हाँ, आज एक और अच्छी चीज़ बता देता हूँ, निफ्टी बैंक की आज की क्लोजिंग अच्छी है, 51,500 तक की रेंज बनती है, वो आज क्लोज करके जा रहा है। जो डाइवर्जेंस पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी में रहता था टिपिकली, आज बैंक निफ्टी ने उसको थोड़ा बहुत पूरा किया है अपने वेटेज वाले शेयर से। आप देखोगे निफ्टी ने ऑलमोस्ट डेज लो है, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डेज हाई है। ये बंद इस तरह के डाइवर्जेंस के साथ करके जा रहे हैं। ओशो कृष्णन, राहुल घोष, मयूरेश जोशी और अक्षय पी भागवत मेरे साथ मेहमानों के तौर पर कार्यक्रम में बने हुए हैं। मयूरेश सर, अच्छा चलिए मयूरेश से मैं बाद में पूछूंगा एक क्वेश्चन, पहले जरा राहुल घोष से एक बार जरा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये MGL के अंदर जरा बताइए सर, आज की क्लोजिंग आपको ठीक लग रही है? MGL की फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना, हाँ प्रोड्यूसर जी, उसमें देखेंगे आपकी अच्छा बिल्डअप हो रहा है बट प्राइस एक्शन नहीं है। प्राइस शायद कल आए या आज क्लोजिंग तक में और आए, एक बार ज़रा देख के बताइए। 6% का ओपन इंटरेस्ट, प्राइस एक्शन अभी पूरा नहीं है MGL सर। सर अनम्यूट कीजिए राहुल जी। माफ कीजिएगा, मैं कह रहा था कि 1909 से लेके 1950 तक एक सप्लाई जोन है MGL में, और आज का हाई आप देखेंगे 1909 ही है, जहां से रिट्रेसमेंट आ रहा है। नाउ वेदर ये सप्लाई जोन प्ले आउट होगा कि नहीं, वो कल का प्राइस एक्शन डिसाइड करेगा। तो कल के प्राइस एक्शन में अगर आपको नीचे के स्तर पे दिख रहा है तो लॉन्ग इनिशिएट मत कीजिए। लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए ओनली अबव 1920, जो अभी भी 3-3.5% दूर है। अभी फिलहाल लॉन्ग नहीं इनिशिएट करेंगे। फिर ठीक है, एक शेयर मैं इसी तरह से और पता कर लेता हूँ, उसके अंदर भी अच्छा ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, लेकिन ये अक्षय भागवत से पता करता हूँ। अक्षय जी जरा चंबल फर्टिलाइज़र आप चेक करना, बिल्डअप बढ़िया है बट प्राइस एक्शन इसका भी ड्यू है, ये भी अच्छा मूवमेंट दे सकता है आने वाले दिनों में। वॉल्यूम आ गया, प्राइस नहीं आया जी। तो चंबल फर्टिलाइजर्स का प्राइस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो काफी, मेरे हिसाब से ये चौथा महीना है कि स्टॉक एक रेंज के दायरे में सीमित है। आप देखिए बार बार 480 के स्तर से ये स्टॉक बाउंस करता है, और 540 550 पे कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और कहीं ना कहीं हम ये बीच रेंज के बीच में फंसे हुए हैं। तो जिनके पास है अभी भी जो मीडियम टू लॉन्गर टर्म प्राइस स्ट्रक्चर है वो अभी भी मजबूत है, क्योंकि 5 महीने पहले एक ब्रेकआउट दिखा था 460 के स्तर पे। तो अभी भी मैं एक पॉजिटिव व्यू रख रहा हूँ चंबल फर्टिलाइजर्स में। तो पोजिशनल ट्रेड वालों के लिए अभी भी बने रहना है, पर अगर आप माइक्रो टाइमिंग करना चाहे कि कहाँ पे मुझे फ्रेश बाय एंट्री करनी है, तो करंट ट्रेड पे थोड़ा सा मैं कहूंगा कि सावधानी बरतना जरूरी है। ये स्टॉक जल्दी ही मार्केट वाइड पोजिशनल लिमिट हैवी होने के चक्कर में स्टॉक बैन में चला जाता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट पे। तो अगर एंट्री करनी है तो 480 485 ये डिप एक सही एंट्री पॉइंट रहेगा चंबल फर्टिलाइजर में, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 465। एक बार जरा सारी सीमेंट कंपनीज को दिखाना, श्री सीमेंट दिखाना, अंबुजा सीमेंट दिखाना, आप दिखाना ACC भी दिखाना। अमूमन सारी सीमेंट कंपनीज जो बड़ी सीमेंट है, वैसे भी इनमें कंसोलिडेशन तो हो ही चुका है। श्री सीमेंट डेज लो, अंबुजा भी दिखाओ, ACC डेज लो, अंबुजा सीमेंट भी दिखाना, अंबुजा सीमेंट भी दिखाइए, ऑलमोस्ट डेज लो वो भी होगा। ठीक, तो ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज की आज कोई चले नहीं, आज बाकायदा डेज लो पे बंद कर रहे हैं। मयूरेश सर, ये सीमेंट कंपनीज में आपका टेक क्या है?
तो व्यू पॉजिटिव रहेगा डीपीजी। आई थिंक दो चीजें, एक आई थिंक ये तिमाही के नतीजे ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ मॉनसून्स सॉफ्ट ही रहते हैं, बट जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज रह सकती है ये काफी शानदार रह सकती है। जैसे हम देखते हैं जो कैपिटल स्पेंडिंग हो रही है गवर्नमेंट की अर्बन रूरल हाउसिंग को लेके, रोड्स और इंफ्रा को लेके, रोड्स डेवलपमेंट भी, सीमेंट डिमांड में एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखी जाएगी अगले कुछ क्वार्टर्स और वर्षों के लिए। और जैसे ही पूरा सेक्टर कंसोलिडेशन थ्रू गुजर रहा है, एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइसिंग स्ट्रांग रहनी चाहिए बिकॉज ऑफ डिमांड, यूटिलाइजेशन लेवल शुड रिमेन एक्सट्रीमली स्ट्रांग, इनपुट कॉस्ट थोड़े हायर साइड पे भी रहे या बढ़ते भी हैं तो पास थ्रू होने के पूरे चांसेस है बिकॉज डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन एक्सट्रीमली रोबस्ट, और इसके वजह से ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा। तो आई थिंक द स्टॉक्स आर प्रोबेबली एक्सपेक्टेड टू पोस्ट सॉफ्ट नंबर्स जो एक्सपेक्टेड बिकॉज ऑफ मॉनसून्स, बट सेकंड हाफ से मुझे लगता है आई थिंक अच्छी खासी रिकवरी होनी चाहिए रिपोर्टेड नंबर्स में। तो हमें लगता है एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट या आपके वॉचलिस्ट में रहने चाहिए। इनके ईपीएस, आरएस रेटिंग्स काफी ठीक ठाक लग रहे हैं, बेस फॉर्मेशंस भी ठीक ठाक कर रहे हैं इन मार्केट्स में रहते हैं, तो सेक्टर पे पॉजिटिव। ठीक है, डन, पॉइंट से पॉइंट टेकन। अब आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पे जहाँ पर आज अच्छी क्लोजिंग हमको मिल रही है। एक बार जरा BHEL का शेयर दिखाएंगे, भेल का करीब 2.5 से 3% अच्छी क्लोजिंग देके शेयर जा रहा है। ये क्या BTST का कैंडिडेट है BHEL? एक बार राहुल सर आप चेक करेंगे भेल BHEL। तो सिर्फ BTST का कैंडिडेट आप कह सकते हैं, बन सकता है, बिकॉज अपसाइड पे पूरा एक ब्रेकआउट नहीं आया है या एक अच्छा बेस नहीं बना है। तो प्योरली फ्रॉम BTST यस, आप प्ले कर सकते हैं और 280 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार लगाइए जरा BTST के स्टैम्प इस पे, और 280 तक के टारगेट्स हैं। अगर आप लेकर जाना चाहें क्वांटिटी कम रखिएगा, ले रखा है तो बढ़ाना नहीं, क्वांटिटी जितना है उतनी ही लेके जाओ। तो ये अभी का एक बढ़िया शेयर जो मेरे को कैश फ्यूचर्स में दिखा। एक और शेयर भी मेरे लिस्ट में है, उसका नाम है ओबरॉय रियलिटी। क्या ये भी BTST का कैंडिडेट है? राहुल सर ये भी आप ही चेक करो, ओबरॉय रियलिटी। ओबरॉय रियल्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है BHEL से। इसका बाइंग रेंज 1780 1790 पे होगा। BTST यहाँ पे हम लोग सजेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि अपसाइड में रूम 1900 तक ही है, 1% ही है, एक 1900 से एक सप्लाई जोन शुरू होता है, तो कंपैरेटिवली पिछला स्टॉक जो हम डिस्कस किए वो बेटर बेट। ठीक है, अक्षय पी भागवत, एक टफ क्वेश्चन आपसे पता करता हूँ। वो टफ इसलिए है क्योंकि वो शेयर चलता नहीं है, अगर चलता है तो ना जाने उसको नज़र लग जाती है, पता नहीं क्या होता है, वो शेयर फिर से रुक जाता है तो टाटा ग्रुप का। आज रतन टाटा जी को स्टैंडिंग ओडेशन भी दे रहा है, खड़े होकर खुद बकायदा बता रहा है कि देखिए मैं इस शेयर, क्योंकि मेरे फाउंडर रहे हैं वो, तो वो कुछ ऐसे ही बोल रहा है, शेयर की भाषा होती है अपनी, तो ऐसे ही बोलता हुआ मेरे को दिख रहा है। 1150 का शेयर है, वो है टाटा केमिकल्स। हमारे प्रोड्यूसर साहब समझदार है, मैंने बिना शेयर का नाम बताया उन्होंने फायर कर दिया मैं किस शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। सर मेरे को ज़रा ये बताइए, मैं एक लंबी अवधि का प्लेयर हूँ, मेरा टारगेट 1300 रुपये है और मैं रख लूँ क्या इस रेंज पे? मैं इस बार की जो मूवमेंट है उसको एक डिसाइसिव मूवमेंट मानूँ, क्योंकि पहले 1 2 3 4 बार फेल हो चुका हूँ, 5 बार इनफैक्ट इसी रेंज से। सही बात है जिम्पी जी कि ये 5वां फेलियर है जिसे मैं आज देख रहा हूं, पर अगर आप ये गए 4 से 5 महीने का वॉल्यूम एक्शन देखे, आज अपर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस पे बहुत ही एग्रेसिव वॉल्यूम पार्टिसिपेशन देखा है हमने टाटा केमिकल्स में। तो मैं एक पॉजिटिव साइन मान रहा हूं ये मैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट या कम से कम 2 से 3 महीने का होल्डिंग का व्यू है, क्योंकि इस वॉल्यूम्स का मोस्टली एक इंडिकेशन है कि ज्यादा डिलीवरी पोजीशंस आज पाइल अप हो रहे हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 1140 से 1170, और शायद कल ब्रेकआउट हो या ना हो, थोड़ा कंसोलिडेशन भी करे तो मैं कहता हूं कि एक बाइंग के मौके होंगे, क्योंकि अगली ब्रेकआउट जब भी ये स्टॉक आपको देगा 1180 के ऊपर, तभी बहुत ही एक पावरफुल मूव रहेगा जो हमने कुछ महीने पहले देखे थे, जहां पे 3 दिन में स्टॉक ने 1000 से लेके 1300 का जर्नी पार किया था। तो ओवरऑल मेरा 1340 से 1350 का टारगेट एरिया का प्रोजेक्शन है। बस 2 से 3 महीने का आपको टाइम फ्रेम से ये स्टॉक में होल्डिंग करना पड़ेगा, बाकी एक्यूमुलेशन जोन में है, एक्यूमुलेट कीजिए, मीडियम टर्म का ट्रेड है। ओवरऑल 1050 के नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये ट्रेड में।
ठीक है, डन। अब सिर्फ 4 मिनट रह गए मार्केट के क्लोजिंग की तरफ। मैं बस एक शेयर और पता कर लेता हूँ, उसके बाद हम शेयर के बारे में पता नहीं करेंगे। जो होगा बस उसी के बारे में ही थोड़ा आइडिया मिल जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो वो भी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बस एक लास्ट शेयर और है जो लॉन्ग पोजीशंस में मेरे को दिख रहा है, बस मैं वो उठा के पता कर लेता हूँ। वह लॉरस लैब। एक बार जरा स्क्रीन पर लॉरस लैब और दिखा दीजिए। क्या ये शेयर BTST करने लायक है? लॉरस लैब, राहुल सर। अगेन अनफॉर्चुनेटली ये भी BTST के कैंडिडेट कम है, क्योंकि अपवर्ड का जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो बहुत ही पास में 475 पे रेजिस्टेंस है और 465 पे चल रहा है स्टॉक। लेस देन 2% हमें मिलेगा ऊपर के साइड में, तो प्योरली रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से मैं मना करूंगा इस पे लेने के लिए पोजीशन। तब हम जरा क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई शेयर पता नहीं करेंगे क्योंकि अब 6 घंटे की ट्रेडिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है यहाँ पे। और अगर आप इन्हीं ट्रेडिंग में पैसा बना लें या फिर अच्छे शेयर्स पकड़ लें तो पकड़ लें, तो लास्ट में नहीं लेना चाहिए। हेस्टी डिसीजंस कहते हैं इसको। और कई बार अपने स्कूल कॉलेजेस में पढ़ा होगा कि लास्ट में बिल्कुल पेपर का रिवीजन करना चाहिए। और मेरे को लगता है लास्ट के 2-4 मिनट आपके ट्रेडिंग का रिवीजन होना ही चाहिए। क्या गलत हुआ, क्या ठीक हुआ, कहाँ पे मिस हो गया, क्या ख़राब हुआ, नोट डाउन कर लेंगे तो आपको रोज़ नोट डाउन करेंगे तो 1 महीने के अंदर अपने आप को ट्रेडिंग में काफ़ी, और स्विंग ट्रेडिंग के अंदर देखेंगे आप काफ़ी बड़ा बदलाव होगा। मिस्टेक्स को दोहराना नहीं, जो अच्छी चीज़ है उसको बार बार दोहराना, ये काम हो जाएगा। मार्केट की रीडिंग, मार्केट का डाटा जितना नोट होगा उतना अच्छा। 30 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी क्लोज करके जा रहा है। मैसेज बहुत साफ़ है, 25,000 का साथ छोड़ेंगे नहीं बॉस। मैसेज ये भी बहुत साफ़ है कि 24,800 और 25,200 के बीच में 200 पॉइंट है। आप जैसे समझना चाहो समझ सकते हो। कुछ लोग कहेंगे कि देखिए सपोर्ट 200 पॉइंट नीचे है, कुछ लोग कहेंगे टारगेट 200 पॉइंट ऊपर है, तो जैसे समझना आप समझिए। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग किया 51,500 की, कल 51,000 के आसपास की क्लोजिंग थी। तो एक जर्नी से, एक स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ बैंक निफ्टी ने आज अच्छा क्लोज करके दिया। आज कोटक, इंडसन, एक्सेस, HDFC चारों का कॉम्बो काम आया और इन चारों शेयर्स ने आज बढ़िया से हेल्प की। मार्केट में आज रिलायंस ज़्यादा नहीं चला, उसने ना केवल निफ्टी को चलने दिया। दूसरा, IT के अंदर आज बिल्कुल सदी हुई क्लोजिंग हो रही है। असल में TCS के नंबर आने उससे पहले IT शायद बड़े मूड में अभी नहीं है, इसलिए वो निफ्टी की कोई बहुत बड़ी हेल्प नहीं कर पा रहा है। लेकिन बैंकिंग आज एक तरफा नोटिस होता हुआ दिखा बिकॉज ऑफ वेटेज ऑफ अ शेयर्स। आज वैसे देखा जाए तो लास्ट में चलते चलते अडानी ग्रुप के शेयर्स में कुछ पुल बैक आया, खासकर अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर करीब 1 से 1.5% तक की तेज़ी उसमें देखने को मिली है। वैसे अदरवाइज़ ज़्यादातर शेयर उनके बिल्कुल सपाट दिखे या फिर दबाव में, ऐसा कुछ नहीं दिखा शेयर्स के अंदर, ना तेज़ी ना एक्साइटमेंट। अंबुजा सीमेंट और ACC श्री सीमेंट की लीडरशिप रखते हैं। इन तीनों में आज तेज़ गिरावट रही है। इनका आज दिन ठीक नहीं था, सीमेंट कंपनी से प्रेशर था। इसके अलावा आज फर्टिलाइज़र स्टॉक्स का दिन काफ़ी बेहतर। इसके अलावा आज फिन निफ्टी वाले शेयर्स जो फाइनेंशियल शेयर्स थे उसका दिन भी काफ़ी अच्छा था। सरकारी कंपनीज भी काफ़ी अच्छा चली, जिसको हम CPSE शेयर्स कहते हैं। और PSU, PSC ये अलग अलग तरह के शेयर्स हैं, ये भी सब भी हमको काफ़ी अच्छे से चलते हुए दिखे। IT जैसे मैंने कहा थोड़ा दबाव में था, फार्मास्यूटिकल्स दबाव में था, हेल्थ केयर दबाव में था, और कुछ हद तक टेक शेयर्स भी आपको दबाव में दिखे। ये आज का सेक्टोरल चर्निंग अपनी स्क्रीन पर आपने नोटिस कर ली है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज सभी मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अक्षय भागवत, मयूरेश जोशी, राहुल घोष सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। अगला कार्यक्रम होगा हमारा रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ स्वदेश स्मार्ट शहर, उसको आप आनंद लीजिए। काफ़ी अच्छी रिसर्च करके हमने ये कार्यक्रम आपके लिए बनाया। ब्रेक के बाद वो कार्यक्रम